नमस्कार दोस्तों, कदम के आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा हमने कल तय किया था, आज हम हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे, जो हिंदी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा कोई साल नहीं रहा होगा जिसमें देवनागरी लिपि से सवाल नहीं पूछा गया होगा। हमेशा सवाल आता ही आता है। तो अगले जो 2 दिन हैं उसमें से ये मान के चलिए कि एक सवाल कम से कम 15 से 20 नंबर का सवाल, एक से ज़्यादा हो जाए तो और भी अच्छा है, पर मिनिमम एक सवाल तो परीक्षा की दृष्टि से हम तैयार कर ही लेंगे। तो इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो तोड़ कर छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में हम जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे कुछ मिसलेनियस टाइप के भी टॉपिक्स होंगे, वो भी करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज और कल 2 दिन हम देवनागरी पढ़ेंगे। आज जो पढ़ेंगे वो बेसिक इसके जो टॉपिक्स हैं, जैसे क्या होती है लिपि, क्या होती है, उसके बाद में देवनागरी लिपि और जो भाषा का जो अंतर संबंध है उसको देखेंगे। देवनागरी लिपि का उद्भव कैसे हुआ है, इसका नामकरण कैसे हुआ है, और अगर एक कोई आदर्श लिपि हो तो उसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता क्या है, क्या विशेषताएं हैं उसमें, और लास्ट में इसकी सीमाएं भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले समझते हैं कि एक लिपि क्या होती है। तो लिपि का जो संबंध होता है वो होता है लिखावट से। देखिए, पहले होती है बोली भाषा, जो हमने पढ़ी थी, भाषा बोली वगैरह। तो बोली का संबंध होता है श्रव्य से। बोली बोली जाती है और लोग सुनते हैं, सीधा बोलने से लेकर सुनने तक की यात्रा होती है। लेकिन जो लिपि होती है उसका संबंध होता है लिखावट से। दृश्य संप्रेषण हेतु लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो दृश्य संप्रेषण हेतु जिन विशेष आकृतियों, रेखाओं या चित्राकृतियों द्वारा संप्रेषण को प्रेषित किया जाता है उसे हम भाषा की लिपि कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक परिभाषा निकाल के दे रहा है कि भाषा की सभी ध्वनियों के साथ निर्धारित प्रतीक चिन्हों का सामूहिक नाम क्या है? लिपि है। क्या है? लिपि है। ठीक है। तो लिपि क्या हुई? भाषा का लिखित पर्याय होती है। ठीक है। फिर एक बात आती है कि भाई लिपि का विकास कैसे होता है। तो एक चित्र सा समझते हैं हम, आगे बना हुआ होगा वो, सॉरी पहले है, हाँ यह है। पहले क्या होता है? पहले चित्र लिपि का विकास होता है, फिर सूत्र लिपि का विकास होता है, फिर प्रतीकात्मक लिपि का विकास होता है, फिर अक्षरात्मक लिपि का विकास होता है, और फिर वर्णात्मक लिपि का विकास होता है। तो ये लिपि की विभिन्न स्तर हैं। ठीक है, बात समझ में आई? पहले क्या बनेगी? चित्रलिपि, फिर सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। देवनागरी जो है वो अक्षरात्मक लिपि है। ठीक है। तो ये हमने समझा। अब बात आती है जो हम कंटिन्यू कर रहे थे कि भाई भाषा हो गई, लिपि हो गई, तो भाषा और लिपि का अंतः संबंध क्या है। तो देखिए, एक तुलनात्मक अध्ययन से समझते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो भाषा क्या होगी? भाषा श्रव्य रूप है, अभी बात की हमने। भाषा मौखिक होती है, जबकि लिपि क्या होगी? दृश्य रूप होगी, और लिपि क्या होगी? लिखित होगी। भाषा का जो क्षेत्र होगा वो सीमित क्षेत्र होगा। देखिए, बोलेंगे भाषा, बोली जो बोली जाएगी तो वो जहाँ जहाँ मौखिक रूप से संप्रेषित हो सकती है बस वहीं तक सीमित रहेगी। लेकिन अगर वो छप जाए, लिखित रूप में आ जाए, तो और यातायात के साधन हो तो कहीं भी प्रसारित हो सकती है। तो इसका जो क्षेत्र होगा वो भौगोलिक दृष्टि से भी व्यापक होगा और प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से भी व्यापक होगा। कुछ हद तक भाषा को व्यापक माना जाता है, क्योंकि बोली क्या होती है या भाषा क्या होती है? मौखिक रूप से होती है। तो जिसको लिखना पढ़ना नहीं भी आता लेकिन वो बात समझता है, तो प्रयोक्ता वर्ग जो होता है वो साक्षर निरक्षर दोनों होता है, जबकि लिपि केवल वही पढ़ सकता है जिसको पढ़ना लिखना आता है, मतलब शिक्षित है जो। तो इसलिए थोड़ा सा इसका व्यापकता क्या होती है? सीमित होती है। भाषा जो होगी, लिपि जो होगी, वो भाषा को उसके पूर्ण, शुद्ध व वास्तविक रूप में सुरक्षित करती है। तो भाषा को आयु प्रदान करने का कार्य कौन करती है? लिपि करती है। अनंत काल तक उसे चिरस्थायी बना देती है। और लिपि का मूल आधार क्या है? भाषा है। लिपि का भाषा के बिना अस्तित्व नहीं होता, तो उसकी पूर्व इकाई क्या है? भाषा है। तो ये दोनों के बीच का क्या है? अंतर संबंध है। ठीक है।
फिर हम बात करते हैं कि एक तो हमें बात करनी है कि देवनागरी लिपि का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है, और फिर हमें बात करनी है कि आदर्श लिपि की क्या विशेषताएं होती है। तो पहले चलिए देवनागरी वाला ही टॉपिक कवर कर लेते हैं। अब देखिए देवनागरी का विकास कैसे हुआ। तो अभी मैंने आपको बताया कि लिपि का विकास कैसे होगा। पहले चित्र बनेगी, फिर सूत्र बनेगी, फिर प्रतीकात्मक बनेगी, फिर अक्षर और फिर वर्णात्मक, ठीक है। तो अक्षरात्मक लिपि है कौन है? देवनागरी लिपि है, क्योंकि इसके सारे व्यंजन स्वरों के माध्यम से ही उच्चारित होते हैं। अब विकास कैसे हुआ है? भारत में लिपि की विकास की परंपरा में ब्राह्मी लिपि को ही प्रस्थान बिंदु माना गया है। इसी की परंपरा में आगे चलकर देवनागरी का विकास हुआ। ब्राह्मी के दो रूप प्रचलित थे, एक थी दक्षिणी ब्राह्मी और एक थी उत्तरी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी से उत्तर भारतीय लिपियों का विकास होता है, जबकि दक्षिण ब्राह्मी से किसका होगा? दक्षिण भारतीय लिपियों का विकास होगा। उत्तरी ब्राह्मी से ही गुप्त काल में गुप्त लिपि विकसित हुई। यह साधारण प्रयोग में टेढ़े मेढ़े अक्षरों से युक्त हो गई, तो इसे कुटिल लिपि कहा गया। पहले क्या आती है? गुप्त लिपि आती है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो कुटिल लिपि कहलाई। और कुटिल लिपि से दो परंपराएं विकसित हुई। एक कश्मीर के पंडितों ने इस कुटिल लिपि को शारदा लिपि कहा, और कश्मीर के अतिरिक्त क्षेत्रों जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में कुटिल लिपि से विकसित होने वाली लिपि को प्राचीन नागरी कहा गया। क्या कहा गया? प्राचीन नागरी। इस प्राचीन नागरी से पुनः कई विकास हुए। कई आधुनिक आर्य भाषाओं जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी और बांग्ला आदि सभी इसी लिपि से निकली हैं। तो हिंदी भाषा के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया गया उसे देवनागरी लिपि कहा गया। तो देवनागरी लिपि के प्रयोग का पहला उदाहरण हमें 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय से मिलता है, ठीक है। और फिर यह 10वीं शताब्दी तक पंजाब, बंगाल, नेपाल से दक्षिण भारत तक पहुंच गई, और 19वीं शताब्दी तक यह लिपि किसी न किसी रूप में देश की प्रमुख लिपि ही बन गई, ठीक है। फिर 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में मानकीकरण के व्यक्तिक और संस्थागत प्रयासों की मदद से इसने अखिल भारतीय स्वरूप ले लिया। आज भी यह एकमात्र लिपि है जो भारत की सभी भाषाओं की भीषण विशेषताओं को धारण करके राष्ट्रीय एकीकरण का सशक्त माध्यम बनती है। ये तो मोटा मोटा समझा दिया पढ़ के। अब समझते हैं, वापस आ जाओ शुरू से। चलो, लिपियों का क्रम: देवनागरी अक्षर लिपि, उसके बाद में ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी के दो भाग, उत्तरी दक्षिणी। उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि का विकास हुआ। गुप्त लिपि में जब टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो उसे कुटिल लिपि कहा गया, और कुटिल लिपि से प्राचीन नागरी का विकास हुआ, जिससे विभिन्न उत्तर भारतीय भाषाओं का विकास होता है। इसमें से जो हिंदी के लिए प्रयोग लाई गई उसे क्या कहा गया? देवनागरी लिपि कहा गया। क्या कहा गया? देवनागरी लिपि। इतिहास समझे तो हर्षवर्धन के काल से मिलती है, उसके बाद में इसका विस्तार होता है, पंजाब, बंगाल तक पहुंचती है ये, और 19वीं 20वीं शताब्दी में विभिन्न प्रयासों, सरकारी और व्यक्तिगत और संस्थागत प्रयासों के माध्यम से यह अखिल भारतीय स्वरूप ले लेती है। तो शॉर्ट नोट भी आ जाए तो एज इट इज छाप देना है, ठीक है ना। तो ये हिंदी देवनागरी लिपि का विकास हुआ। अब बात करते हैं इसके नामकरण की। इसका नामकरण कैसे होता है? तो देवनागरी लिपि के नामकरण में 3 मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं देवनागरी, एक शब्द को अगर तोड़ें तो कुछ लोग मानते हैं देव से उत्पत्ति, नागरी शब्द से उत्पत्ति, और कुछ पूरा देवनागरी से उत्पत्ति। इसलिए 3 मान्यताएं देखने को मिलती हैं। पहली मान्यता है देव शब्द से उत्पत्ति। तो ये क्या मानते हैं कि ब्राह्मी लिपि के उद्भव के बाद में देव या धर्म संबंधी साहित्य का जो प्रणयन होता है, इसलिए जो संस्कृत में व्यक्त होता है, इसलिए इसे क्या कहा गया? देवनागरी। देव लोगों का, धर्म लोगों का, धर्म का साहित्य, इसलिए इसे कहा गया देवनागरी। फिर दूसरे मानते हैं नागरी शब्द से उत्पत्ति। वे क्या कहते हैं? क्योंकि इसका विकास नगरों में हुआ है, गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा यह विकसित की गई है। गुजरात के नगर 2 मान्यताएं हैं इसमें। पहला तो है कि नगरों में विकसित हुई है, और तो नगरों में विकसित होने के कारण इसको देवनागरी कहा गया। और दूसरा जो विचार है वो कहता है कि गुजरात के जो नागर ब्राह्मण हैं उन्होंने इस लिपि का विकास किया है, इसलिए इसका नाम देवनागरी है। तीसरी जो मान्यता, जो पूरे देवनागर शब्द को लेकर मान्यता देते हैं, वे कहते हैं कि एक देवनागर पदार्थ था। देवनागर पदार्थ क्या था? एक चौकोर ताबीज था जिस पे विभिन्न मंत्र लिखे हुए थे, और ये मंत्र किस में लिखे थे? देवनागरी लिपि में लिखे थे।
एक मंत्र मतलब लिपि में लिखे गए थे। चूंकि ये देवनागर पदार्थ पे थे, इसलिए इस लिपि को क्या कहा गया, देवनागरी लिपि कहा गया। एक और मान्यता है, वो कहता है कि चूंकि ये देवनगर काशी में विकसित हुई है, इसलिए इसे देवनागरी कहा गया है। एक और मान्यता है, वो कहते हैं कि पाटलिपुत्र सम्राट जो चंद्रगुप्त थे, उनको देव की उपाधि से विभूषित किया गया था और उन्हीं का एक नगर था देवनगर, उसी में विकसित हुई है, इसलिए देवनागरी कहलाई है। तो ये विभिन्न विभिन्न मत हैं जो देवनागरी लिपि के नामकरण को लेकर कहे गए हैं, पर यह सभी किस पर आधारित है, अनुमानों पर आधारित है, कोई भी तथ्यों द्वारा प्रमाणिक मत नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि इनमें से सभी मतों का सार निकालें तो ये कह सकते हैं कि चूंकि यह सुशिक्षित विद्वानों द्वारा देववाणी संस्कृत के लेखन में प्रयोग की जाती है, इसलिए इसे देवनागरी कहा गया। ठीक है, 3 मान्यताएं और अंत में सुशिक्षित संस्कृत से संबंध स्थापित करके आप इसे देवनागरी के रूप में स्थापित करेंगे। क्लियर है सबको? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, विकास पढ़ लिया देवनागरी का, उसके बाद में इसका नामकरण पढ़ लिया, और उससे पहले हमने लिपि क्या होती है, लिपि और भाषा का क्या संबंध होता है, ये पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे एक आदर्श लिपि की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो एक आदर्श लिपि में सभी ध्वनियों को व्यक्त, लिपि क्या होगी, देखिए लिपि किससे बन रही है, भाषा से बन रही है। भाषा क्या, श्रव्य रूप। तो आप जो उच्चारित करते हैं, जो ध्वनि उच्चारित करते हैं, उस ध्वनि को अगर संकेतों के माध्यम से बता दें तो वो भाषा कहलाएगी, लिपि कहलाएगी। ठीक है, अब आपकी आदर्श लिपि क्या होगी कि जो भी आप बोल रहे हैं मौखिक रूप से, वो एज इट इज लिखित रूप में स्थापित हो सके। तो होगा क्या कि जितने भी ध्वनियां आपने उच्चारित की, उनको व्यक्त करने के लिए आपके पास पर्याप्त चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, पहला तो क्या हो गया, सभी ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह होना चाहिए, और एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अंग्रेजी से जब तुलना करेंगे तो पढ़ेंगे इसको, अंग्रेजी में ये कंफ्यूजन होता है, हिंदी में ये नहीं होता। तो हिंदी भाषा में क्या है, एक आदर्श लिपि में क्या होगा कि एक तो ध्वनि को उच्चारित करने के लिए, ध्वनि को प्रदर्शित करने के लिए चिन्ह होने चाहिए, और एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह होना चाहिए। फिर लेखन व उच्चारण में स्पष्टता रहे और एक रूपता रहे। लिपि स्वदेशी हो, जातीय जीवन संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए। आधुनिक यांत्रिक लेखन की सुविधाओं का उपयोग कर पाने में वो क्या होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए। आधुनिक यांत्रिक लेखन की सुविधाओं का उपयोग कर पाने में वो क्या होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगी, आदर्श लिपि कहलाएगी। क्लियर है सबको? छोटा सा टॉपिक है। फिर बात करते हैं कि भाई इस आदर्श लिपि के रूप में प्लस देवनागरी लिपि में ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि जिसे वैज्ञानिक लिपि भी कहा जाता है, आदर्श लिपि भी कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ लिपि भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसकी वैज्ञानिकता या विशेषताओं को हम देखेंगे। तो देवनागरी लिपि में जो वर्गीकरण किया गया है लिपि का, जैसे स्वर और व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है, वह ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर है। अगर यह कंठ से, मतलब गले से आवाज आएगी तो उसे कंठ में रखा गया है, तालु में रखा गया है। अगर तालु से आवाज आ रही है, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसका वर्गीकरण कर दिया गया है। देखिए एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ओष्ठ होठ से, तो ओष्ठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या है, पै, फै, बै, बै। अब आप बोल के देखिए, पै, फै, आपका होठ जुड़ेगा ही जुड़ेगा, पै, फै, बै, बै, मैं, है ना। तो ये अब इसलिए इसका वर्गीकरण एक जगह किया गया है। जैसे कुछ है दंत से बोलने जाने वाली, तो दंत में देखिए तय तय, आपका जीभ जो है वो दांत को टच करेगी। आप बोल के देखिए, तय, थ, द, ध, न, स। ठीक है ना, तो ये वर्गीकरण बड़ा ही वैज्ञानिक वर्गीकरण है। फिर है स्वर व व्यंजनों का जो क्रम लिया गया है, वह पहले स्वर आते हैं और फिर व्यंजन आते हैं। तुलना अगर अंग्रेजी से करें तो अंग्रेजी में स्वर और व्यंजन एक साथ ही चलते हैं, बीच बीच में कहीं स्वर फंस जाते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू कभी अलग नहीं मिलते हैं। ए, बी, सी, डी की पूरी संरचना में कहीं कहीं वोवेल्स नजर आते हैं, जबकि हिंदी में वैज्ञानिक वर्गीकरण के तहत पहले स्वर आते हैं और उसके बाद में क्या आएंगे, व्यंजन आते हैं।
फिर इसका जो नाम लिखित व उच्चारित रूप क्या है, उसमें समानता है। जैसे क के रूप में ही उच्चारित होगा, जबकि आप देखेंगे फुट, पुट, दो उच्चारण है, डबल ओ है और यू है, दोनों का उच्चारण सेम है, जबकि ये हिंदी में नहीं होता। हिंदी में एक ध्वनि से एक ही तरह का उच्चारण देखने को मिलता है। फिर इसकी जो मात्रा व्यवस्था है वो व्यंजनों से मिलाकर लिखी जाती है। केवल ए को छोड़ दो, ए तो मिल जाता है उसमें, जैसे मैं है तो ये इसमें ए मिला हुआ है, लेकिन बाकी कोई भी चीज़ हो उसे व्यंजनों में मिला के, जैसे मो, मैं, आई, मो, मी, में, है ना, ये जो है कि व्यंजन से मिला के ही लिखा जाता है। उससे क्या होगा, उससे यह सरल भी होती है, शब्द भी कम लगते हैं और समय भी इससे बचता है। ठीक है। फिर है देवनागरी लिपि को सीखना बड़ा आसान है। एक खड़ी पाई और अर्धवृत्त, ये दो अगर आप सीख लो तो आप सब कुछ लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए राम लिखते हैं, राम, अब राम में देखिए खड़ी पाई है ना, ये खड़ी पाई आना चाहिए, और रे के लिए अर्धवृत्त आपको आना चाहिए, एक अर्धवृत्त ये, दूसरा अर्धवृत्त ये। तो बस इन दो चीज़ों से आप हिंदी को, देवनागरी लिपि को सीख जाओगे। ठीक है। फिर इसमें इसकी एक वैज्ञानिक विशेषता है जिसे कहा जाता है शिरोरेखा। जो हम ऊपर लिखते हैं, राम के ऊपर जो लाइन खींचते हैं, इसे शिरोरेखा कहा जाता है। इससे क्या होगा, हर एक शब्द अलग अलग नजर आता है और पठन में बड़ी आसान हो जाती है। राम ने आम खाया, तो चारों जो शब्द हैं उनके अलग स्वतंत्र रूप से ये दृश्य होते हैं। तो इसलिए शिरोरेखा इसकी अक्षुण एक विशेषता है, जिससे प्रत्येक शब्द क्या रहता है, अक्षुण रहता है। ठीक है। बाकी जो विशेषताएं हैं जो आदर्श लिपि की हमने पढ़ी थी, हर ध्वनि को व्यक्त करने के लिए संकेत होना चाहिए, एक ध्वनि का एक संकेत, वो सारी भी आप इसमें लिखेंगे। एक इसकी विशेषता है संयुक्ताक्षर छ, त्र, ज्ञ, ये कई ध्वनियों को एक साथ ही समाहित करते हैं। तो ये विशेषताएं हैं किसकी, देवनागरी की, बड़े इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक दो विशेषताएं और बताऊंगा मैं आपको इसमें। अगर अन्य लिपियों से इसकी समानता देखें तो अन्य सभी भाषाओं की लिपियां भी देवनागरी से ही उत्पन्न हुई हैं। देवनागरी जानने वाला गुरुमुखी, पंजाबी, मराठी, गुजराती आदि लिपियों को भी आसानी से पढ़ सकता है। इसमें मात्राओं का संयोजन देखने को मिलता है, जो भी हमने बात की। जैसे रेलवे स्टेशन लिखना है तो यहाँ पे सातों सात आपने 14 अक्षर लिखे, जबकि यहाँ पर आपका काम 6 ही अक्षर में चल जाता है, रे, ल, वे, स्टे, श और न। ठीक है ना। तो इसे पढ़ने में कम समय लगता है और तीव्र गति से आप पढ़ पाते हो। उच्चारण व लेखन में समानता है, ये मैंने आपको बता दिया था। जैसे सी की ध्वनि वहाँ पे स और कै के रूप में भी होती है, पर हिंदी में, देवनागरी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मूक अक्षरों की उपेक्षा की गई। साइलेंट जो होता है ना, जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट हो गया, है ना, ऑनर में एच साइलेंट हो गया, ऐसा चीज यहाँ पर देवनागरी में नहीं देखने को मिलता, तो आसान बन जाती है लिपि। ठीक है ना। तो ये विशेषताएं हुई हमारी देवनागरी की, वैज्ञानिक विशेषताएं कह लीजिए, ये सब बातें हो गई। अब इसकी सीमाएं और पढ़नी है, जो हम कल पढ़ेंगे। तो सीमाएं और बाकी जो इससे जुड़े हुए टॉपिक्स है वो हम कल पढ़ेंगे। तो आप इसके ऊपर एक बार एक रिवीजन कर लीजिएगा और जो भी प्रश्न आपको मिलेगा उस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।